Namaskar friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. In this video, we are going to discuss JIV AFM exam May 2026 memory based question and answer session. तो मई 2026 में किस प्रकार के सवाल आए? क्या न्यूमेरिकल का ज़्यादा जोर था या थ्योरेटिकल क्वेश्चन का ज़्यादा क्वेश्चंस थे? राइट? वेटेज किसका किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज थे? किस मॉड्यूल से ज़्यादा वेटेज थे? ये सब जानना आपके लिए आवश्यक है दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। आप देख पाएँगे से कि किस प्रकार के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, क्या लेवल है क्वेश्चन का और कि कैसे उसे टैकल किया जाए। व्हाट शुड बी द करेक्ट अप्रोच टू टैकल देम। और केवल इतना ही नहीं दोस्तों, अगर ये जो आपके सामने मैं क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ, यदि आप इनको समझ लेते हैं, तो इनसे मिलता-जुलता और भी जो क्वेश्चन्स होंगे, वो भी मैं आपको बता दूँगा और निश्चित रूप से आप उसपे भी कमांड पा लीजिएगा। तो बस आप मुझे 20 से 30 मिनट का समय दीजिए और आप निश्चिंत रूप से एक-एक चीज़ को समझेंगे। हो सके तो वीडियो को पॉज़ करें, क्वेश्चन को देखें, अपने से पहले से खुद से सॉल्व करें और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनें। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर आज का जो क्वेश्चन्स हैं, वो देख सकते हैं कि फोरेंसिक ऑडिट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सीएपीएम, वाईटीएम, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, ये सब टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रेंट रिसीवेबल, अकाउंटिंग फॉर टैक्स, बीआरए, डेप्रिसिएशन मेथड, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो कुल मिलाकर ये सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन फोरेंसिक ऑडिट। राइट? इमेजिन कीजिए आपकी ब्रांच में कंकरेंट ऑडिटर आता है। वो क्या चेक करेगा? बैलेंस शीट मैच हो रहा है या नहीं, वाउचर पे साइन है या नहीं। लेकिन अगर ब्रांच में कोई बड़ा फ्रॉड पकड़ा जाए, मान लीजिए कि आपके ब्रांच में कोई बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया, राइट? और हेड ऑफिस से स्पेशल टीम आए यह पता लगाने के लिए कि पैसा किसने चुराया, कैसे चुराया और कोर्ट में क्या प्रूफ देंगे। तो सर इसी को हम लोग फोरेंसिक ऑडिट बोलते हैं। तो सवाल ये कर रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरेंसिक ऑडिट, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट एक्यूरेटली कैप्चर्स इंटायर स्कोप। अब देखिए इस प्रकार के सवाल हैं, आजकल ऐसे ही सवाल आते हैं सर। राइट? एकदम डिट्टो सेम पैटर्न पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है, इट इज एन एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अ फर्म फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन explicitly intended for use as an evidence in the court of law. Second कह रहा है statement, its primary focus is merely to verify the arithmetical accuracy of the book of account and ensure compliance with the standard accounting policy. Third कह रहा है, it is concentrated audit designed to determine if an unreal picture has been presented to attain financial benefit. Fourth है, while it investigates the occurrence of fraud, it strictly avoid naming the specific person involved, leaving that task solely to law enforcement agencies. ऑप्शन दे रखा है 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2, 3 एंड 4 एंड 1, 2, 3 एंड 4। तो सर ब्रांच में कोई बड़ा फ्रॉड पकड़ा जाए, हेड ऑफिस से स्पेशल टीम आते हैं ये पता लगाने के लिए कि पैसा किसने चुराया, यही तो है फोरेंसिक ऑडिट। तो आइए स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हम लोग बात करते हैं। लेट्स स्टार्टेड विद द स्टेटमेंट नंबर 1। ये कह रहे हैं कि यूज एज एन एविडेंस इन द कोर्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 इज सेइंग यूज एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये बिल्कुल सही है सर। फोरेंसिक ऑडिट का मेन पर्पस ही यही होता है कि फ्रॉड का इतना सॉलिड प्रूफ जमा करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको मैं बता देता हूँ। राइट? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रूफ टू कलेक्ट द प्रूफ। राइट? टू कलेक्ट द प्रूफ ऑफ व्हाट? कलेक्ट प्रूफ ऑफ फ्रॉड। राइट? फ्रॉड का इतना सॉलिड प्रूफ जमा किया जाए जो सीधा कोर्ट यानी कि लॉ में जज के सामने प्रेजेंट किया जा सके, जिसको हम लोग एविडेंस ऑफ कोर्ट में प्रेजेंट कर सकें। दैट्स व्हाई फोरेंसिक ऑडिट इज देयर, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। चलिए, तो स्टेटमेंट नंबर 1 लुक्स करेक्ट। राइट? इट इज कंप्लीटली करेक्ट। नाउ लेट्स लुक एट स्टेटमेंट नंबर 2। ये कह रहा है कि मेयरली टू वेरीफाई द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अरिथमेटिक एक्यूरेसी रेदर देन द प्रूविंग द ट्रू बिजनेस वैल्यू। सर ये गलत है, ये आईबीएफ का एग्जामिनर ट्रैप भी है। एग्जामिनर आपको यहाँ पे फंसा रहा है। सर अरिथमेटिक एक्यूरेसी तो नॉर्मल स्टैट्यूटरी या कंकरेंट ऑडिट से भी कम। आपने पढ़ा था सर, ऑडिट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। राइट? जहां तक बात है, इफ यू टॉक अबाउट द अरिथमेटिक एक्यूरेसी, राइट, तो अरिथमेटिक एक्यूरेसी इट कैन बी अचीव्ड यूजिंग normal statutory, so it can be achieved using a statutory or concurrent audit also. Yes, right. तो फोरेंसिक ऑडिट तो इसका कोई काम ही नहीं है अरिथमेटिक एक्यूरेसी में। सर फोरेंसिक ऑडिट तो उल्टा है। राइट? ट्रू पिक्चर निकालने के लिए ही होता है। फोरेंसिक ऑडिट हेल्प टू सी द ट्रू पिक्चर। राइट? अरिथमेटिक से इनका कोई लेना देना नहीं होता। इन्हें फ्रॉड की डेप्थ तक जाना होता है। राइट? दैट्स व्हाई स्टेटमेंट नंबर 2 इफ यू लुक एट, इट्स कंप्लीटली राइट। इट्स merely to verify the arithmetic accuracy of the book. That's statement number 2, it's completely wrong. Now have a look at statement number 3। ये कह रहा है कि डिटरमाइन
if the unreal picture has been presented, confirmed whether fraud has actually occurred. So statement number 3, determine if unreal picture has been presented, confirm whether fraud has actually occurred. तो एकदम परफेक्ट है सर। बैलेंस शीट में जो अनरियल यानी कि फेक फेक विंडो ड्रेसिंग की गई है, उसके पीछे के सच बाहर निकालना और फ्रॉड कंफर्म करना ही इनका असली काम है, राइट? तो बिल्कुल सही बात है। अनरियल फेक विंडो ड्रेसिंग की गई है बैलेंस शीट में, उसके पीछे का सच बाहर निकालना, फ्रॉड कंफर्म करना, दैट्स द रियल वर्क ऑफ द फॉरेंसिक ऑडिट। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लेट मी ऐड इट हियर, राइट? तो अनरियल पिक्चर और वी कैन कॉल इट फेक पिक्चर, अनरियल विंडो, राइट? उसके पीछे का सच बाहर निकालना, फ्रॉड कंफर्म करना। एंड नाउ वी हैव स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 4 इज व्हाट, दैट स्ट्रिक्टली अवॉइड नेमिंग द स्पेसिफिक पर्सन इन्वॉल्व्ड, राइट? तो अब देखिए, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर फ्रॉड हुआ है तो किसने किया? हवा ने तो नहीं किया ना। फॉरेंसिक ऑडिटर का काम ही यही है कि वो फ्रॉडस्टर की गर्दन पकड़े और एक्सप्लिसिटली उसका नाम रिपोर्ट में लिखे, ताकि उस पर एफआईआर हो सके। तो लिखा है ना, व्हाइल इट इन्वेस्टिगेट द ऑकरेंस ऑफ फ्रॉड, इट स्ट्रिक्टली अवॉइड नेमिंग। नो, 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 नो। सर फ्रॉड हुआ है तो किसी ने तो किया होगा, हवा हवा ने तो नहीं हुआ होगा। तो फॉरेंसिक ऑडिटर का यही काम है कि वो फ्रॉडस्टर की गर्दन पकड़े और एक्सप्लिसिटली उसका नाम रिपोर्ट में लिखे, ताकि उस पर एफआईआर हो सके। तो सर हमने क्या देखा कि 1 और 3 यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो सर इसको याद रखने का एक तरीका, आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे फॉरेंसिक ऑडिट को याद रखिए। इसके लिए एक वर्ड आप याद रखिए सर, CID। सी से बोलिएगा कोर्ट एविडेंस। सी से क्या बोलिएगा सर? कोर्ट एविडेंस। यानी इनकी रिपोर्ट डायरेक्टली कोर्ट में एज़ एन एविडेंस यूज़ होती है, राइट? फिर दूसरा है सर आई। आई फॉर होता है आइडेंटिटी। आई फॉर होता है सर आइडेंटिटी ऑफ कॉर। मतलब ये स्ट्रिक्टली फ्रॉड करने वाले का नाम बताते हैं, राइट? ये क्या बताते हैं कि फ्रॉड किसने किया, हू डज़ द फ्रॉड, राइट? चोर, आइडेंटिटी ऑफ चोर बोलिए कि फ्रॉड किसने किया उसका आइडेंटिटी बताता है, उसका नाम बताता है, अनलाइक रेगुलर ऑडिट, राइट? इसके बाद आते हैं सर हमारे डी। डी फॉर होता है डीप इन्वेस्टिगेशन। डी क्या होता है सर? डीप इन्वेस्टिगेशन। सिर्फ प्लस माइनस नहीं चेक करते हैं, डीप डाइव करके अनरियल पिक्चर को एक्सपोज करते हैं। यानी हमारा जो अनरियल पिक्चर है ना, उसे एक्सपोज करना, राइट? दैट्स कॉल्ड डीप इन्वेस्टिगेशन। जहाँ भी फॉरेंसिक ऑडिट से क्वेश्चन आए, सीधा सीआईडी ट्रिक लगाइए, एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगा सर। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सीआईडी कोर्ट एविडेंस, आई फॉर आइडेंटिटी ऑफ चोर एंड डी फॉर डीप इन्वेस्टिगेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 से रिलेटेड है। तो लेट्स लुक एट द पार्टिकुलर क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग। तो read the following statement concerning the applicability, scope and definition of the accounting standard 26 on intangible asset. Which combination of statement is completely correct? कौन सा कॉम्बिनेशन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है? तो ऑप्शन दे रखे हैं। तो सर यहाँ पे समझिए, इंटेंजिबल एसेट को आप अपने ब्रांच के कस्टमर ट्रस्ट या गुडविल जैसा समझिए। कस्टमर आपकी ब्रांच में आते हैं क्योंकि आपकी सर्विस अच्छी है। उस ट्रस्ट को आप फिजिकल टच नहीं कर सकते, पर उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। वही तो कंसेप्ट है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 का। आइए एक-एक करके स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम करते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 दे रखा है कि अंडर AS 26 एन इंटेंजिबल एसेट इज फंडामेंटली डिफाइंड एज आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। The standard proof the accounting treatment for expenditure related to advertising, training, startup cost. So statement number 2, the standard provide the accounting treatment for expenditure relating to advertising, training, startup cost, as well as research and development activities. Third statement, it is a comprehensive standard that apply, right? That apply to all intangible resource, including financial asset, mineral right, expenditure on the exploration of oil and natural gas. And option 4, statement 4, while mandatory since 1st April 2003, AS 26 it exclude intangible asset arising in insurance enterprise from contract with the policy holder. So these are the statement that they have provided. तो चलिए पहले स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। इन्होंने स्टेटमेंट नंबर 1 में लिखा है आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, राइट? तो जैसे एग्जांपल के तौर पर गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इन्होंने लिखा है। तो सर इफ यू लुक एट द स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज कंप्लीटली करेक्ट। एकदम परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है, राइट? 1 इज परफेक्टली करेक्ट। देखिए जिस एसेट का फिजिकल रूप नहीं होता, राइट? द एसेट जिस एसेट का फिजिकल रूप नहीं होता, राइट?
यानी कि सब्सटेंस नहीं होता, फिजिकल रूप बोलिए या सब्सटेंस बोलिए, जिस एसेट का सब्सटेंस नहीं होता, राइट? तो जिसे आप छू नहीं सकते, जैसे आपके ब्रांच का कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर या बैंक का लोगो या ट्रेडमार्क, वो इंटेंजिबल है, राइट? फिजिकल नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, तो वो क्या है सर? वो है इंटेंजिबल, राइट? और ये नॉन मॉनेटरी होता है। तो नॉट फिजिकल, नॉट सब्सटेंस, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल बोलिए तो नॉन मॉनेटरी। क्या होता है सर? नॉन मॉनेटरी होता है, राइट? दैट इज़ व्हाट स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ ऑल अबाउट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इफ यू लुक एट दिस इज़ कंप्लीटली करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट नंबर 2 ये क्या कर रहा है? ट्रीटमेंट फॉर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एडवर्टाइजिंग, ट्रेनिंग, स्टार्टअप कॉस्ट एज़ वेल एज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये बिल्कुल सही है। बैंक जब अपने नए स्टाफ को ट्रेन करने में या नई स्कीम की एडवर्टाइजिंग में खर्चा करते हैं ना, या कोई नया सॉफ्टवेयर R&D से बनाते हैं, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट AS 26 के अंदर ही कवर होता है, राइट? So the standard provide the accounting treatment for expenditure relating to advertising, training, startup cost as well as the research and development act. तो स्टेटमेंट नंबर 2 राइट, तो इनका करना है ट्रीटमेंट फॉर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग, ट्रेनिंग, स्टार्टअप कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। सर बिल्कुल सही है। बैंक जब अपने नए स्टाफ को ट्रेन करने में या नई स्कीम की एडवर्टाइजिंग में खर्चा करते हैं या कोई नया सॉफ्टवेयर R&D से बनाते हैं, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट AS 26 के अंदर ही कवर होता है। राइट, स्टेटमेंट 2 इज़ आल्सो करेक्ट। अब सर स्टेटमेंट 3 देखिए, ये लिखा है अप्लाइज़ टू ऑल, यहाँ पे मैं हाइलाइट कर देता हूँ, अप्लाइज़ टू ऑल, राइट, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एसेट, मिनरल राइट, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, राइट। तो सर यहाँ पे एग्ज़ामिनर ने आपको ट्रैप किया है सर, AS 26 सब पर अप्लाई नहीं होता, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ यू लुक एट द AS नंबर 26, इट डज़ नॉट अप्लाई टू एवरीथिंग, राइट। तो जैसे हमारे फाइनेंशियल एसेट है, जैसे बैंक के लोन, if you look at the financial asset, right, like the bank loan or bond, राइट, और जो मिनरल्स या एक्सट्रैक्शन नेचुरल रिसोर्स हैं, इनके अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और रूल हैं, राइट। तो फाइनेंशियल एसेट और ऑयल, मिनरल एक्सट्रैक्शन, नेचुरल रिसोर्स हैं, इनके अपने अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये AS 26 के स्कोप से बाहर आते हैं, राइट, दे आर स्ट्रिक्टली आउट ऑफ द AS 26 स्कोप। तो थर्ड नहीं होगा। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कर रहा है? मैंडेटरी सिंस 1 अप्रैल 2003 एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग इन इंश्योरेंस एंटरप्राइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद पॉलिसी होल्डर। बिल्कुल सही है सर। जैसे आपको मैंने बताया ना कि ऑयल और मिनरल तो इसमें आता ही नहीं है। ऑयल नहीं आता, मिनरल नहीं आता। तो वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी के जो पॉलिसी होल्डर कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो भी AS 26 से एक्सक्लूडेड हैं। 1 अप्रैल 2003 वाली डेट भी एग्ज़ाम के लिए याद रखिएगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा सर, 1, 2 एंड 4 ये 3 स्टेटमेंट सही हैं। तो इसीलिए अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राइट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सर एग्ज़ाम में ये याद रखने का सबसे बेहतरीन जुगाड़ है, राइट, हमें हमेशा याद रखना है, AS 26 में क्या शामिल नहीं होता, व्हाट इज़ एक्सक्लूडेड, राइट। इसका मैं आपको एक ब्रांच जुगाड़ दे देता हूँ, क्या शामिल नहीं होता ये याद रखिएगा, तो क्या होता है ये तो याद रहेगा ही रहेगा, राइट। तो AS 26 में क्या शामिल नहीं होता? तो इसको बोलिए, मेरा ऑयल, मेरा फाइनेंस, राइट, और मेरा इंश्योरेंस। ऑयल, फाइनेंस और इंश्योरेंस, राइट, ये तीनों का AS 26 के साथ कोई चांस नहीं है, नो चांस। तो मेरा ऑयल समझ रहे हैं ना? मेरा ऑयल मतलब होता है सर मिनरल राइट एंड ऑयल नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, राइट। तो बोलते हैं मिनरल राइट एंड ऑयल नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन। मेरा फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल एसेट, राइट, फाइनेंशियल एसेट भी नहीं आते हैं। और मेरा इंश्योरेंस मतलब सो फ्रेंड्स यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, ऑयल, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। जब भी एग्जाम में AS 26 का स्कोप या एप्लीकेबिलिटी पे क्वेश्चन आए, तो बस ये राइम गुनगुनाइएगा, मेरा ऑयल, मेरा फाइनेंस, मेरा इंश्योरेंस, राइट। ऑयल मतलब मिनरल राइट, फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल एसेट एंड इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विद पॉलिसी होल्डर, राइट। ये सब के सब हमारे एक्सक्लूडेड होते हैं। इन तीनों का AS 26 के साथ कोई चांस नहीं है, राइट? आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको AFM के PDF कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी देख पा रहे हैं, ये हमारी प्रीवियस ये AFM PDF कोर्स का पार्ट है। आप देख सकते हैं दोस्तों, 2023 से जब से हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, तब से लेकर अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, सभी का PDF आपको मिल जाएगा इस पार्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ़ोल्डर में। इसके अलावा दोस्तों, आपको मिल जाता है यूनिट वाइज़ थ्योरी एंड MCQs PDF एज़ पर द करंट सिलेबस, जो अभी हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली।
सेपरेट थ्योरी पीडीएफ, सेपरेट एमसीक्यूज पीडीएफ यूनिट वाइज, फॉर्मूला पीडीएफ सेपरेट है, कैप्सूल कंटेंट है, केस स्टडीज का सेपरेट फोल्डर बना रखा है ताकि सारे इंपॉर्टेंट केस स्टडी एक जगह मिल जाए। तो कुल मिलाकर इसके अंदर आपको कैप्सूल रिवीजन भी होगा, यूनिट वाइज थ्योरी एमसीक्यूज पीडीएफ भी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू गेट मोर डिटेल यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। 3 जो कि बेस्ड है सीएपीएम यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, राइट? तो आइए सबसे फेमस और हाईली स्कोरिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं सीएपीएम। तो ये पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन मान लीजिए एक कस्टमर है, उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्या? देखिए लिखा है इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि रिस्क फ्री है। लिखा है ना रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, राइट? तो ये आपके बैंक की एफडी की तरह है, कोई रिस्क नहीं है, टेंशन फ्री। रिटर्न कितना मिल रहा है? 5.5% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। फिर आता है दूसरा मार्केट पोर्टफोलियो इक्विटी शेयर का, वो कितना है? मार्केट पोर्टफोलियो शेयर मार्केट, यहाँ पे रिस्क है तो कस्टमर ज़्यादा रिटर्न माँगेगा। तो मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? 13.5% है, राइट? अब ध्यान दीजिए कस्टमर एफडी छोड़कर मार्केट में क्यों जाएगा? सिर्फ़ उस एक्स्ट्रा कमाई के लिए, राइट? तो सवाल ये कर रहा है कि कमर्शियल बैंक इक्विटी शेयर नाम भी दे रखा है, एक्ज़िबिट हायर सेंसिटिविटी टू द कैपिटल मार्केट विथ बीटा दे रखा है सर 1.25 और करंट प्रिवेलिंग जो रिटर्न है वो है 13.5% और जो यील्ड है रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वो 5.5% है। तो आपको सीएपीएम अप्रोच को यूज़ करना है। बताना है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा बैंक के इक्विटी पे 10, 13.5, 15.5 और 22.37। तो सर यहाँ बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप ये देखिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी रिस्क फ्री, राइट? मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि कंप्लीटली रिस्क फ्री है, राइट? ये अपने बैंक की एफडी की तरह है। रिटर्न कितना मिल रहा है? हाउ मच रिटर्न आर यू गेटिंग? देख सकते हैं आप रिटर्न जो मिल रहा है, वो मिल रहा है 5.5%। अच्छा, दूसरा है सर मार्केट पोर्टफोलियो यानी शेयर मार्केट की बात कर लें, राइट? तो शेयर मार्केट यहाँ पे रिस्क है, तो कस्टमर ज़्यादा रिटर्न माँगेगा। मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? 13.5%। अब सर ध्यान दीजिए कस्टमर एफडी छोड़कर मार्केट में क्यों जाएगा? उस एक्स्ट्रा कमाई के लिए। तो जो एक्स्ट्रा यानी प्रीमियम जिसको बोलते हैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। तो प्रीमियम कितना है सर? 13.5% माइनस 5.5% यानी 8%, राइट? तो ये जो 8% एक्स्ट्रा सेफ रिटर्न है, एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए ही लोग मार्केट में रिस्क लेते हैं, राइट? इसके लिए ही लोग मार्केट में रिस्क ले रहे हैं। लेकिन हमारा जो शेयर है ना, राइट? हमारा जो शेयर है यानी ग्लोबल एपेक्स बैंक लिमिटेड, राइट? इसका बीटा दे रखा है इन्होंने 1.25। अब देखिए बीटा का मतलब क्या होता है? वी कॉल बीटा एज़ अ रिस्क मल्टीप्लायर, राइट? प्रीमियम तो हमने देखा सर 8% के कारण रिस्क ले रहे हैं। तो बीटा को बोलते हैं हम लोग रिस्क मल्टीप्लायर इन सिंपल वर्ड। राइट। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट 1 कदम चलता है, तो अपना शेयर 1.25 कदम चलता है क्योंकि सर बीटा कितना दे रखा है इन्होंने? बीटा 1.25 दे रखा है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि अगर मान लीजिए मार्केट 1 कदम चलता है, तो अपना जो शेयर है, ये कितना कदम चलता है सर? 1.25 कदम चलता है, राइट? यानी कि अपना शेयर मार्केट से ज़्यादा रिस्की है। देख रहे हैं ना? अपना शेयर मार्केट से ज़्यादा रिस्की है। तो अपना कस्टमर रिटर्न भी थोड़ा और ज़्यादा माँगेगा। अपना शेयर जो है मार्केट से ज़्यादा रिस्की है, तो क्या होगा सर कि अपना जो कस्टमर है, दे विल आस्क मोर रिटर्न, राइट? कस्टमर विल आस्क मोर रिटर्न। तो आइए सीएपीएम का फ़ॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। सीएपीएम का फ़ॉर्मूला क्या है सर? फ़ॉर्मूला बहुत सिंपल है। आरए इज़ इक्वल टू आरआरएफ प्लस बीटा टाइम्स आरएम माइनस आरआरएफ। राइट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो आरआरएफ यानी रिस्क फ्री रेट दे रखा है इन्होंने 5.5% यानी अपना बैंक एफडी रेट। फिर आरएम माइनस आरआरएफ कितना है? तो डिफरेंस दे रखा है अभी हमने 8% निकाला था ऊपर ये देखिए। वी हैव जस्ट कंप्यूटेड इट। इसी को बोलते हैं सर मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं यानी प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो मार्केट रिस्क प्रीमियम हो गया। तो अपना शेयर का प्रीमियम कितना हो गया? व्हाट इज़ द शेयर प्रीमियम? शेयर प्रीमियम होता है बीटा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्रीमियम, राइट? बीटा कितना है 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 8%, तो ये कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, दैट इज द शेयर प्रीमियम। तो शेयर प्रीमियम भी हमने निकाल लिया। तो टोटल रिक्वायर्ड रिटर्न टोटल रिक्वायर्ड रिटर्न कितना हो जाएगा? तो देखिए दो चीजें हैं, एक तो बेस रेट होगा
प्लस प्रीमियम होगा, राइट। तो बेस रेट कितना है? 5.5% और प्रीमियम कितना है? 10%। ये हो जाएगा 15.5% टोटल रिक्वायर्ड रिटर्न, राइट। ये बेस रेट है 5.5% और प्रीमियम कितना है हमारा? शेयर प्रीमियम कितना है? 10% है। तो सम कितना हो जाएगा? 15.5% हो जाएगा। अब सर एग्ज़ामिनर बहुत स्मार्ट है, अब ज़रा आप ऑप्शन देखिए, ध्यान से देखिए सर। ऑप्शन ए इन्होंने 10% दिया हुआ है। जल्दबाज़ी में बहुत से बैंकर क्या करते हैं, केवल प्रीमियम यानी कि 1.25 को 8 से मल्टीप्लाई किए और ऑप्शन ए टिक कर देते हैं और रिस्क फ्री रेट ऐड करना भूल जाते हैं। क्योंकि सर आपको रिस्क फ्री रेट भी तो ऐड करना है, जो कि हमारा यहाँ पे हमने देखा 15.5% जल्दबाज़ी में कुछ लोग यहीं तक करते हैं और सीधा आंसर टिक कर देते हैं। राइट, ऐसा मत कीजिएगा। तो यहाँ पे बेस रेट से जोड़ना आवश्यक है। बीटा को मार्केट प्रीमियम से मल्टीप्लाई कीजिए, शेयर प्रीमियम मिलेगा और फिर उसको बेस रेट से जोड़िए। तब जाके आपको टोटल रिक्वायर्ड रिटर्न मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या है? 15.5% यानी ऑप्शन नंबर सी। तो सर इसको कैसे याद रखें? तो सीएपीएम के फ़ॉर्मूला का ऑर्डर याद रखने के लिए एक सिंपल सा सेंटेंस दिमाग में फिट कर लीजिए। सीएपीएम का फंडा है, राइट, सेफ रिटर्न को करो फिक्स, बाकी बीटा करेगा एक्स्ट्रा रिस्क के साथ मिक्स। इनका कहना है कि जो सेफ रिटर्न है इसको करो फिक्स, राइट, और बाकी जो है ना बीटा, बीटा करेगा एक्स्ट्रा रिस्क के साथ मिक्स। तो सेफ रिटर्न को करो फिक्स और बीटा करेगा एक्स्ट्रा रिटर्न के साथ मिक्स। आई होप ये सीएपीएम का लॉजिक समझ में आ गया होगा, राइट। तो मतलब सेफ रिटर्न को करो फिक्स मतलब क्या हुआ सर? सबसे पहले रिस्क फ्री रेट निकाल लो, राइट, सबसे पहले आरआरएफ निकाल लो, रिस्क फ्री रेट कितना है। फिर बाकी बाकी बीटा करेगा मिक्स, मतलब फिर एक्स्ट्रा रिटर्न जो है आपका, राइट, मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट जो है, राइट, इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को जोड़ दीजिए। बस, अगर आपने रफ पैड एग्ज़ाम में खोलेंगे तो बस ये लिखिएगा, क्या लिखिएगा सर? सेफ प्लस बीटा इंटू एक्स्ट्रा, बस ये लिख दीजिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेफ आपका आरआरएफ है, बीटा आपको पता ही है सर, मार्केट एक कदम चलेगा तो फिर शेयर मार्केट के शेयर कितना उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, इंटू एक्स्ट्रा, राइट, एक्स्ट्रा मिक्स। चलिए कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं अगले कांसेप्ट की ओर। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सर वाईटीएम पे, बहुत अच्छा सवाल है। तो सवाल कर रहा है कि एक हाई नेट वर्थ कस्टमर है, मान लीजिए एक एचएनआई कस्टमर आपके ब्रांच में आते हैं और कहते हैं कि मुझे ₹1000 का बॉन्ड खरीदना है। राइट, देखिए लिखा है ना, दे सेलेक्ट अ बॉन्ड विथ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000। तो वो बोलते हैं कि ₹1000 का बॉन्ड खरीदना है। फेस वैल्यू ₹1000 हो गई, बॉन्ड की ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा, मार्केट प्राइस भी दे रखा है सर ₹1000, राइट। कस्टमर ने मार्केट में भी एग्ज़ैक्टली उतने ही पैसे दिए। इसे ही बोलते हैं ट्रेडिंग एट पार। यहाँ पे देखिए इन्होंने वर्ड लिखा है, राइट। लेट मी हाइलाइट दिस वर्ड, ट्रेडिंग एट पार, राइट। तो देखिए फेस वैल्यू 1000 है, बॉन्ड की ओरिजिनल वैल्यू है, मार्केट प्राइस भी 1000 है। कस्टमर ने मार्केट में भी एग्ज़ैक्टली उतने ही पैसे दिए। कूपन रेट कितना दिया हुआ है सर? 9%, एनुअल कूपन रेट है 9%। सर वाईटीएम का बेसिक मतलब होता है कि अगर मैं इस आपसे पूछ क्या रहा है पहले देखते हैं। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, बॉन्ड सेलेक्ट किया, ₹1000 फेस वैल्यू का, मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का, कूपन रेट 9% का, बॉन्ड करंटली ट्रेड कर रहा है मार्केट में पार वैल्यू पे, तो कस्टमर का वाईटीएम कितना होगा? 4.5, 9, 10, डेटा इज़ इनसफिशिएंट, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सर वाईटीएम का बेसिक मतलब होता है कि अगर मैं इस बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करूँ, तो मुझे एग्ज़ैक्टली कितना परसेंटेज रिटर्न पड़ेगा, राइट? मतलब अगर मैं इस बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करूँ, तो मुझे एग्ज़ैक्टली कितना परसेंटेज रिटर्न पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट वाईटीएम इज़ ऑल अबाउट, राइट? अब सर वाईटीएम का एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है ऐसे क्वेश्चन को कम सॉल्व करने में। क्या है फ़ॉर्मूला देखिए, वाईटीएम इज़ इक्वल टू सी प्लस एफबी माइनस पी अपॉन एन अपॉन एफबी प्लस पी अपॉन 2। सर यहाँ पे एफबी और पी दोनों कितना दिया हुआ है? एफबी और पी दोनों दिया हुआ है सर 1000, राइट। देखिए एफबी भी 1000 है और पी भी क्या है सर? 1000 है। देखिए ना, फेस वैल्यू भी 1000 है और पार वैल्यू भी 1000 है। एफबी होता है आपका फेस वैल्यू, पी होता है हमारा पार वैल्यू, राइट। तो आप ये बताइए जब दोनों 1000 है तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, सी अपॉन एफबी प्लस पी अपॉन 2 और वाईटीएम परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सी कितना है? तो सी है कूपन रेट। कूपन कितना है हमारा?
देख सकते हैं कूपन दिया हुआ है 9% दिया हुआ है, 9% कूपन, राइट? तो आप ऊपर लिख दीजिएगा अच्छा देखिए सर कूपन 9% है लेकिन किसका? फेस वैल्यू का। तो 9% ऑफ 1000 निकाल लीजिए तो 90 मिलेगा आपको कूपन, 90 अच्छा एफबी और पी बाय 2 करेंगे तो आपको आई थिंक 1000 ही रहेगा। 90 अपॉन 1000 इंटू 100 यानी ये कैंसल हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 9%। तो जो वाईटीएम आ रहा है हमारा वो मिल रहा है 9%। तो अपना आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी यानी 9%। तो सर एग्जामिनर ने जानबूझकर क्वेश्चन में 5 ईयर मैच्योरिटी लिखा है। ये देखिए लिखा है ना मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर ताकि आप प्रेशर में अपनी कैलकुलेटर निकालें, लंबा-चौड़ा फॉर्मूला लिखें और अपना कीमती 2 से 3 मिनट वेस्ट करें। देखिए सर कितना बेहतरीन सवाल है। एक चीज़ तो कैंसल ही हो जा रहा है, राइट? आप बोलिएगा सर इतना लंबा-चौड़ा फॉर्मूला क्यों पूछ दिया? अब देखिए फॉर्मूला भले ही लंबा दिख रहा हो, ये तो कैंसल ही हो जा रहा है ना। इसीलिए वैल्यू ऐसा दिया है आपको कि तुरंत कैंसल हो जाए और आपने यदि वाईटीएम का बेसिक फॉर्मूला समझा है, तुरंत आप उसको निकाल सकते हैं। तो सर याद रखिएगा जब भी मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू बराबर होता है, तो वाईटीएम हमेशा कूपन रेट के बराबर होता है। कोई टाइम नहीं वेस्ट करना। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ सर। इसका एक शॉर्ट मेमोरी ट्रिक है सर कि प्राइस और पार जब होंगे बराबर, कूटीएम कूपन और वाईटीएम होंगे एक ही नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये देखना है कि प्राइस और पार बराबर है। हाँ जी, यहाँ तो दोनों हज़ार है, ठीक है? तो सीधा कुछ मत देखिए, कूपन को ना वाईटीएम के बराबर टिक कर दीजिए। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। बस इतना देखना है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैंने ये देखा है सर बहुत बार ये टेस्ट करते हैं। लोग सोचते हैं अरे वाईटीएम का क्वेश्चन है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, वाईटीएम कैसे निकालना है, छोड़ देते हैं। लेकिन सर ये वाईटीएम का असली क्वेश्चन नहीं है, ये तो बस ये चेक कर रहा है कि आपने लॉजिकली चीज़ों को समझा है कि नहीं। आपको बस ये देखना है भैया कि पार वैल्यू 100 हज़ार रुपया है, मार्केट फेस वैल्यू भी 1000 रुपया है, तो जो प्राइस है वो पार के बराबर है, तो प्राइस और पार जब भी बराबर हो ना, तो कुछ नहीं करना है सर, वाईटीएम निकालने बोलो ना, तो कूपन निकाल लीजिए और वही आपका वाईटीएम होगा। 9% ही वाईटीएम होगा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया क्यों बराबर होता है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ और यहाँ पे 1 सेकंड में आपको आंसर मिलेगा सर। समझ रहे हैं ना? तो यही होता है सर मेड सिंपल में। मेड सिंपल में हम यही काम करते हैं कि आप देख सकते हैं सर क्वेश्चन जो बनाते हैं ना वो लोग, ऐसा लेंथी क्वेश्चन नहीं बनाते, कांसेप्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं। ये कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जिन लोगों ने पढ़ा है कि प्राइस पार बराबर है तो वाईटीएम कूपन के बराबर होगा। तो जब भी क्वेश्चन में देखिए कि बॉन्ड पार वैल्यू यानी फेस वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, तो सीधा कूपन रेट देखिए और वही वाईटीएम पे टिक लगाइए। क्लियर है सर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं जो कि बेस्ड है क्वार्टरली कंपाउंडिंग पे, राइट? तो सर अब ब्रांच में एक कस्टमर आया है, जो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए स्पेशल टर्म डिपॉजिट करवाना चाहता है, एफडी जगह करवाना चाहता है, लिखा है ना? स्पेशल टर्म डिपॉजिट स्कीम फॉर हिज डॉटर एजुकेशन, राइट? अब देखिए बेटी की एजुकेशन का सवाल है, तो मैच्योरिटी कैलकुलेशन में एकदम एक्यूरेसी होनी चाहिए ना? आईआईबीएफ को पता है, एफडी कैलकुलेशन करना आपका रोज़ का काम है, इसीलिए यहाँ पे वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग का कांसेप्ट चेक कर रहा है। दे आर चेकिंग द क्वार्टरली कंपाउंडिंग कांसेप्ट। चलिए, अपने नॉर्मल कैलकुलेटर निकाल लीजिए और इस न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम करते हैं, राइट? तो सबसे पहले देखिए सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। रिटेल बैंकिंग कस्टमर जो आपके ब्रांच में आता है, ₹10,000 टर्म डिपॉजिट स्कीम में निवेश करना चाहता है अपने डॉटर एजुकेशन के लिए। स्कीम उसे 8.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, लेकिन इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। 4 साल का टेन्योर कंप्लीट हो गया, तो एग्ज़ैक्ट मैच्योरिटी अमाउंट जो कि कस्टमर के सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होगा वो कितना होगा? 13,400 13,858 राइट? ऐसे करके 13,999 फिर 14,027 ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, इसे सॉल्व करते हैं। तो सर देखिए, अगर बैंक साल में 1 बार इंटरेस्ट देता, जिसको हम लोग एनुअल कंपाउंडिंग बोलते हैं। वी कॉल इट एनुअल कंपाउंडिंग। साल में अगर 1 बार इंटरेस्ट देता, राइट? तो बात अलग थी, लेकिन क्वार्टरली का मतलब है कि बैंक हर 3 महीने में इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जोड़ेगा और उसी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो सर फॉर्मूला बहुत बेसिक है, A इज़ इक्वल टू P 1 प्लस R बाय N टू द पावर N इंटू T। तो चलिए इसको ब्रांच के डेली लॉजिक से समझते हैं। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है इन्होंने 10,000 का प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। रेट कितना दे रखा है 8.5% पर एनम का रेट है। अच्छा सर ये बताइए 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो सर क्वार्टरली रेट क्या हो जाएगा? ये तो पर एनम रेट है ना? रेट पर एनम है। हमें क्वार्टरली रेट निकालना पड़ेगा। तो क्वार्टरली रेट कितना हो जाएगा? 8.5 डिवाइडेड बाय 4 यानी 2.125% यानी इसको कहा जाए तो ऐसे डेसिमल में आप इसको लिख सकते हैं 0.02125 ठीक है। अब टाइम पीरियड देखिए टाइम की बात करते हैं। तो सर कस्टमर 4 साल के लिए पैसा रख रहा है, हर साल में 4 क्वार्टर आते हैं, तो टोटल पीरियड कितने हो गए? 4 इयर्स
मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 16 टाइम्स हो गए, राइट? अब कैलकुलेशन की बारी। तो हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया, रेट कैलकुलेट कर लिया, प्रिंसिपल हमें दे रखा है। नाउ लेट्स कंप्यूट। तो अमाउंट क्या होता है सर? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय राइट 1 प्लस 0.02125 टू द पावर 16 यानी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.02125 टू द पावर 16। अब देखिए कैलकुलेटर का शॉर्टकट सुनिए। कैलकुलेटर पे क्या कीजिए ना आप 1.02125 लिखिए और फिर मल्टीप्लाई बटन दबाइए और उसके बाद इक्वल टू ना बटन 15 बार दबाइए। कितने बार सर? 15 बार। मैं कैलकुलेटर का भी ट्रिक बता देता हूँ। पहले 1.02125 लिखिए, ठीक है? उसके बाद मल्टीप्लाई बटन दबाइए और फिर उसके बाद ना इक्वल टू 15 बार दबाइए। 15 बार प्रेस करना है आपको। आपकी स्क्रीन पर पता है क्या आएगा? 1.39995159 सर आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन में, राइट? तो अ, इसको कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। पहले 1.02125 को लिखना है, राइट? और हम पहले इसको कैलकुलेट करना बता रहे हैं आपको, फिर 1000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, राइट? तो वो बाकी है हमारा। तो 1.2125 को लिखिए इंटू मल्टी इंटू 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 को प्रेस कीजिए, मल्टीप्लाई को प्रेस कीजिए कैलकुलेटर पे और इक्वल टू को 15 बार दबाइए, तो आपको ये वैल्यू मिलेगा और 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट विल गिव यू 13,999.52 यानी एप्रॉक्स 14,000 कह सकते हैं, ठीक है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा सर 14,000 मत बोलिए 13,000 एग्ज़ैक्टली वैल्यू दिया हुआ है, वही होगा, ठीक है? और सर देखिए इस क्वेश्चन में आईआईबीएफ ने 3 शानदार ट्रैप बिछाए हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, लिखा है इन्होंने 13,400 अगर आप जल्दबाजी में सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ना सर, निकालिए ना सिंपल इंटरेस्ट 10,000 इंटू 8.5% इंटू 4 पता है क्या आएगा? 13,400 देखिए ऑप्शन भी ऐसे बनाते हैं ना कि आप फँस जाइए। देख रहे हैं ना? कुछ लोग क्या करेंगे इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, गुना कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट का लॉजिक लगाएँगे और सीधा गलत आंसर आएगा। अच्छा, ट्रैप नंबर 2 देखिए लिखा है 13,858 अगर आप क्वार्टरली को भूलकर एनुअल कंपाउंडिंग कर देंगे तो सर ऑप्शन बी में फँस जाइएगा। करके देखिए ना 10,000 को 8.5 टू द पावर सॉरी 1.085 टू द पावर 4 करके देखिए, यही आएगा 13,858 आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में जल्दबाज़ी नहीं करनी है सर, क्वार्टरली वर्ड को हाइलाइट करना है, समझ रहे हैं ना? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब होगा। तो सर इसका ब्रेन जुगाड़ बताऊँ? ऐसे याद रखिए, क्वार्टरली रेट में रेट को करो डिवाइड बाय 4 मैं फिर से बता दूँ सर, क्वार्टरली रेट जब भी आए, तो रेट को करो रेट डिवाइडेड बाय 4 और टाइम को करो मल्टीप्लाइड बाय 4 राइट? 2 काम करना है। टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है, रेट को 4 से डिवाइड करना है, राइट? क्योंकि इसमें क्या रीज़न है, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स पर ईयर, राइट? और टाइम इंटू 4 क्यों करना है? क्योंकि उतनी बार इंटरेस्ट मिलेगा। बस ये एडजस्टमेंट कीजिए और अपना स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूला लगा दीजिए, कभी आंसर गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। दैट इज़ अबाउट कंपाउंड पॉपुलेशन ग्रोथ। राइट तो इट्स ऑल अबाउट द कंपाउंड पॉपुलेशन ग्रोथ तो आज हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड है ये क्वेश्चन पढ़ने में ज्योग्राफी या डेमोग्राफी का लगता है पर एक्चुअली में ये अपने ब्रांच के कंपाउंड इंटरेस्ट वाली फॉर्मूला का ही जुड़वा भाई है आइए इसको अपने बैंकिंग लॉजिक से सॉल्व करते हैं सवाल कर रहा है कि द करंट मान लीजिए ये 1 लाख पॉपुलेशन नहीं देखिए क्या कर रहा है पहले क्वेश्चन देखते हैं कि द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ रैपिडली डेवलपिंग टीयर 2 सिटी इज 1 लाख द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टिमेट दैट पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ कंपाउंड रेट ऑफ 5% पर एनम तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द अप्रॉक्सिमेट डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ 6 ईयर फ्रॉम नाउ एंड द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 4 ईयर अगो राइट तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो आइए इसे समझते हैं मान लीजिए कि 1 लाख पॉपुलेशन नहीं आपके बैंक का प्रिंसिपल अमाउंट है क्योंकि यू कैन थिंक अबाउट दिस 1 लाख एज अ प्रिंसिपल अमाउंट राइट तो जो कि क्या हो रहा है सर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन आपसे 2 अलग-अलग दिशा में टाइम ट्रैवल करने को कह रहा है, राइट? एक तो 6 साल बाद, राइट? और एक 4 साल पहले। देखिए ऐसा एक और क्वेश्चन देखिए, एक तो लिखा है कि पॉपुलेशन 6 ईयर फ्रॉम नाउ एंड 4 ईयर अगो, राइट? तो 2 अलग-अलग दिशा में टाइम ट्रैवल करने को कह रहा है। तो चलिए एक-एक करके कैलकुलेट करते हैं। ऐसा समझिए यहाँ पे आप ही हैं, राइट? आगे आप जा रहे हैं 6 ईयर और पीछे आप जा रहे हैं 4 ईयर, ओके? तो 6 साल बाद, राइट? यानी फ्यूचर जब हम फ्यूचर निकालते हैं ना, तो कंपाउंडिंग होता है। तो फॉर्मूला लगेगा P इंटू 1 प्लस R टू द पावर n और जब हम पास्ट में जाते हैं, पास्ट की वैल्यू निकालते हैं तो डिस्काउंटिंग होता है। समझ रहे हैं ना?
फ्यूचर जा रहे हैं तो कंपाउंडिंग होगा और पास्ट में जा रहे हैं तो डिस्काउंटिंग होता है, राइट? तो डिस्काउंटिंग होता है तो वहाँ पे क्या करना होता है कि p को डिवाइड करना पड़ता है 1 प्लस r टू द पावर n और ये कंप्यूट करते हैं। इट्स कंप्यूटेड। तो सबसे पहले अपना बेसिक कैलकुलेटर निकाल लीजिए। रेट आई थिंक दे हैव गिवन 5%। लेट मी शो यू। रेट हाँ, 5% दिया हुआ है। कंपाउंडिंग रेट 5% है, डिस्काउंटिंग भी वही लेके चलेंगे। ओके। तो पहले हम लोग 6 साल बाद की पॉपुलेशन निकालते हैं यानी फ्यूचर पॉपुलेशन निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। बताइए सर आपको इक्वेशन क्या बनेगा? अभी का वैल्यू लिख दीजिए 1 लाख है, राइट इंटू आपको पता है ना सर फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन, P की जगह 1 लाख डाल दीजिए और 1 प्लस 0.05 टू द पावर एन, एन कितना है सर? 6 साल, तो हो जाएगा 1 लाख। अब देखिए इसको कैसे कंप्यूट किया जाए? 1.5 पहले कैलकुलेटर निकालिए ना, पहले 1.505 लिख दीजिए, फिर इंटू लिख दीजिए, फिर इक्वल, 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 5 बार इक्वल टाइप कीजिए, ठीक है ना? तो 1.05 लिखिए, इंटू लिखिए, फिर 5 बार इक्वल, इक्वल, इक्वल लिखिए और फिर इंटू लिखिए और इंटू के मल्टीप्लाई में क्या लिखिए? 1 लाख। रिज़ल्ट आपको एप्रोक्सिमेट आ जाएगा, एप्रोक्सिमेट एग्ज़ैक्ट आएगा 134010। समझ में आ रहा है सर? कैलकुलेशन का मैं स्टेप भी बता रहा हूँ। पहले 1 पॉइंट कैलकुलेटर उठाइए 1.05 लिखिए। अभी करके देखिए सर, नहीं कीजिएगा तो फिर लास्ट बाद में होगा भी नहीं, राइट? एग्ज़ाम में फिर बोलिएगा कि मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करा था। तो पहले 1.05 फिर मल्टीप्लाई 5 बार इक्वल, 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 फिर मल्टीप्लाई और फिर 1 लाख, तो आपको मिल जाएगा 134010। सर ये सिंगल चैनल है जहाँ पे आपको ना कैलकुलेशन करके दिखाया जाता है, राइट? स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। कहीं कहीं नहीं बताते सर, वो डायरेक्टली लिख देंगे इसका वैल्यू इतना। लेकिन आया कैसे? हम कैसे निकालें? एग्ज़ाम में इतना समय थोड़ी रहता है। तो सर आपको मैं एग्ज़ैक्टली बता रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन करना है कैलकुलेटर पे। चलिए, तो ये तो हमने आपको 6 साल बाद का सिनेरियो देखा। अब सर पास्ट ट्रैवल करते हैं, राइट? तो उसको कैसे निकालें डिस्काउंटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो 1 लाख उसका फ़ॉर्मूला होता है सर देखिए, P अपॉन 1 प्लस R टू द पावर n। तो 1 लाख ऊपर में और 1 प्लस R वही 0.05 और 4 साल है तो पावर 4 हो जाएगा। ठीक है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 लाख अपॉन 1.05 टू द पावर 4। पहले 1.05 टू द पावर 4 इसको कैसे लिखना है देखिए कैलकुलेटर में। पहले 1 लाख लिख दीजिए, डिवाइड कीजिए 1.05 डिवाइडेड बाय 1.05 डिवाइडेड बाय 1.05 डिवाइडेड बाय 1.05। कैलकुलेटर में ऐसे कीजिए सर, 1.05 से 4 बार डिवाइड कीजिए। ठीक है? तो रिज़ल्ट आ जाएगा कितना? 82270। ठीक है? क्वेश्चन ने दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो आइए डिफरेंस निकाल लेते हैं। हाउ मच इज़ द डिफरेंस वी हैव? तो देखिए 1,34,010 माइनस 82,270 ये हो जाएगा 51,740, राइट? तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर है सर ऑप्शन नंबर सी, 51,740। तो सर ऑप्शन नंबर 1 को ज़रा देखिए, ट्रैप है, फँसाने के लिए रखा है। देखिए 134010 और 2 में देखिए, जैसे ही आप फ्यूचर या पास्ट के अमाउंट निकालेंगे, वो ऑप्शन में दिखेगा। जल्दबाजी वाले कैंडिडेट क्वेश्चन का आखिरी वर्ड डिफरेंस पढ़ना भूल जाते हैं, ये पढ़ना भूल जाते हैं सर। और फटाफट इनमें से किसी एक पे टिक मारते हैं और सोचते हैं, "अरे! हमको तो 1 मार्क्स क्यों नहीं आया? हमने तो सही बनाया था।" सर यही गलती होता है, ठीक है ना? कांसेप्चुअल क्वेश्चन इसी को बोलते हैं और ऑप्शन भी फँसाने वाला रखा है। और सर ऑप्शन डी देखिए 50,000 लिखा है, तो ये उन लोगों के लिए है जो सिंपल इंटरेस्ट लगाएँगे। वो क्या करेंगे 10 साल का गैप लेंगे, 5% रेट लेंगे, 50% आएगा और 1 लाख का 50% 50,000 होता है। याद रखिए सर, पॉपुलेशन हमेशा कंपाउंड रेट पर ग्रो होता है, सिंपल इंटरेस्ट पे ग्रो नहीं होता। तो सर सिंपल सा चीज़ है, पॉपुलेशन या किसी भी ग्रोथ डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन के लिए ये सिंपल डायरेक्शन रूल याद रखिए, कि देखिए आगे जाना है मतलब आप यहाँ पे हैं, आगे जाना है तो मल्टीप्लाई कीजिए, पीछे निकालना है तो डिवाइड कीजिए, राइट? तो फ्यूचर जैसे ये p है, आगे जाना है तो p इंटू 1 प्लस r टू द पावर n, पीछे जाना है p डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर n और हमेशा क्वेश्चन का आखिरी वर्ड को सर्कल कर लिया कीजिए। एग्ज़ाम में सर आखिरी वर्ड को ना सर्कल कर लिया कीजिए क्योंकि दिमाग से उतरे ना, क्योंकि हर बारी में उतर जाता है सर। डिफरेंस है, सम है, प्रोडक्ट है, पूरा कैलकुलेशन करके एंड पॉइंट पे आके आउट नहीं होना है सर हमें। क्लियर है सर? पॉपुलेशन का कांसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। टीवीएम के क्वेश्चन में बस फ्लो चार्ट दिमाग में रखिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टर्म लोन अप्रेज़ल। बहुत अच्छा सवाल है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखते हैं। तो मान लीजिए आपकी ब्रांच में एक पार्टी आई, उसने 5 करोड़ का लोन चाहिए। देखिए लिखा है ना, "अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म अप्रोचेस योर ब्रांच फॉर 5 करोड़ टर्म लोन टू परचेज न्यू फैक्ट्री मशीनरी विथ अ प्रपोज्ड रिपेमेंट पीरियड ऑफ 7 ईयर। एज़ अ क्रेडिट प्रोसेसिंग ऑफिसर, यू नीड टू डिटरमाइन द फर्म एग्जैक्ट कैपेसिटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग रेशियो इज़ द मोस्ट क्रिटिकल टू डिटरमाइन?" सर समझिए,
कि एक पार्टी आती है 5 करोड़ का लोन चाहिए फैक्ट्री की नई मशीनरी लेने के लिए। ये टर्म लोन है और 7 साल तक चलेगा। आपको एज़ अ क्रेडिट ऑफिसर ये चेक करना है कि क्या इस कंपनी के पास इतनी कमाई है? क्या इस कंपनी के पास इतनी कैश फ्लो है कि ये आने वाले 7 साल तक राइट अपने ईएमआई टाइम पर भर सके? अपने ईएमआई टाइम पे भर सके? सर इस रिपेमेंट कैपेसिटी को नापने के लिए हम कौन-सा रेशियो यूज़ करेंगे? चलिए, तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि करंट रेशियो और ऑप्शन डी कह रहा है क्विक रेशियो। पहले इसको देखिए, ए और डी को देखिए। सर ये दोनों रेशियो जो होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सीआर है और जो क्यूआर है, करंट रेशियो एंड द क्विक रेशियो, ये दोनों सिर्फ़ 1 साल के अंदर यानी लेस दैन 1 ईयर राइट, की लिक्विडिटी चेक करने के लिए होते हैं। राइट। तो जब आप पार्टी की सीसी-ओडी लिमिट बनाते हैं ना, तब इनकी ज़रूरत पड़ती है। जब पार्टी का सीसी लिमिट निकालिएगा, ओडी लिमिट बनाइएगा, देन यू नीड इट। 7 साल लंबे टर्म लोन के लिए इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। राइट। तो ऑप्शन नंबर ए, डी तो बिल्कुल गलत है। राइट, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अच्छा, बी को देखिए लिखा है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ये रेशियो बताता है कि बिज़नेस में मालिक का कितना पैसा लगा है और बैंक का कितना डेब्ट लगा है। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या बताता है? बिज़नेस में मालिक का कितना पैसा यानी इक्विटी कितना है, राइट? और बैंक का कितना डेब्ट है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है, पर ये नहीं बताता कि ईएमआई भरने के लिए इनके पास कैश आएगा कि नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है, राइट? ये आपको ये नहीं बताता है कि ईएमआई भरने के लिए इनके पास पैसा आएगा कि नहीं। अच्छा, लास्ट में लिखा है सर डीएससीआर, यही तो हमारा हीरो है। सर डेब्ट सर्विस का मतलब ही होता है अपने लोन की ईएमआई चुकाना, ठीक है ना? यहाँ पे जो इन्होंने वर्डिंग यूज़ करी है डेब्ट सर्विस। देखिए, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो बोलते हैं ना, डेब्ट सर्विस का मतलब ये होता है कि अपना लोन चुकाना, राइट? अपने लोन का ईएमआई चुकाना, लोन नहीं चुकाना, ईएमआई चुकाना, राइट? जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों होता है। और कवरेज का देखिए डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो बोलते हैं। कवरेज का मतलब क्या होता है? कवरेज का मतलब होता है कि अपनी नेट कमाई यानी ऑपरेटिंग इनकम उस ईएमआई को कितनी बार कवर कर सकती है। यानी जो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, राइट? ये इस कमाई को कितनी बार भरपाई कवर कर सकती है, ठीक है? ये होता है कवरेज, नाम में ही क्लियर है सर। डेब्ट सर्विस का मतलब कि अपना अपना अपनी लोन की ईएमआई चुकाना यानी ईएमआई को चुकाना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 2 कंपोनेंट होता है। और कवरेज का मतलब कि आपकी जो नेट कमाई है यानी ऑपरेटिंग इनकम है, उस ईएमआई को कितनी बार कवर कर सकती है। तो अगर मान लीजिए डीएससीआर जो है 1.5 है, इसका मतलब कि पार्टी के पास डेढ़ गुना ज़्यादा कमाई है अपनी ईएमआई चुकाने के लिए, राइट? डेढ़ गुना ज़्यादा कमाई है। लोन तुरंत सैंक्शन हो जाएगा। क्योंकि सर डीएससीआर 1.5 बहुत अच्छी बात है कि पार्टी के पास ना डेढ़ गुना कमाई है। ऑपरेटिंग इनकम इसको कह सकते हैं कि पार्टी का जो ऑपरेटिंग इनकम है, ये 1.5 टाइम्स ईएमआई है, समझे ना? तो इसीलिए जो आप इसका फ़ॉर्मूला देखिएगा ना, तो न्यूमरेटर में ऑपरेटिंग इनकम अपॉन ईएमआई करके होता है। राइट। तो ये हमारा डीएससीआर होता है। तो एक तो इसका सही जवाब क्या है सर? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। एग्ज़ामिनर आपसे हमेशा वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन के रेशियो को मिक्स करवाने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अगर सवाल डेली ऑपरेशन या स्टॉक डेटर पर है, तो करंट रेशियो की तरफ देखिएगा। अगर सवाल मशीनरी में है, सवाल में आपको ये सब वर्ड दिखे, मशीनरी दिखे, 7 ईयर दिखे, इंस्टॉलमेंट दिखे, तो आँख बंद करके डीएससीआर पे टिक कर दीजिएगा। तो वर्किंग कैपिटल का हीरो कौन है? करंट। और टर्म लोन का वारंट कौन है? डीएससीआर की गारंटी। तो प्लीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा सीसीओडी है, राइट? सीसीओडी करंट रेशियो, टर्म लोन डीएससीआर। अब सर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है जो कि रेंट रिसीवेबल पे बेस्ड है। तो सर मान लीजिए आपकी ब्रांच ने थोड़ी-सी जगह एक थर्ड पार्टी एटीएम जैसे हिटाची या टाटा इंडिकैश को रेंट पे दी है। मार्च का महीना खत्म हो गया। मान लीजिए कि आपकी ब्रांच ने थोड़ी-सी जगह एक थर्ड पार्टी एटीएम को रेंट पे दी है। मार्च का महीना खत्म हो गया है, लेकिन एटीएम वेंडर ने अभी तक 50,000 का रेंट नहीं दिया है। लिखा है ना? दे हैव नॉट पेड 50,000 रुपीज़ रेंट। लेकिन बाकी है मतलब लेना बाकी है, इसीलिए हमने रेंट रिसीवेबल अकाउंट बनाया। सर रेंट लेना बाकी है ना, राइट? तो हमने क्या बनाया? रेंट रिसीवेबल अकाउंट बनाया। तो सर अब आइए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि इस अकाउंट को कहाँ क्लासिफाई करें? रेंट रिसीवेबल अकाउंट को, राइट? तो ऑप्शन दे रखा है नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट किसका होता है? चलिए एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नॉमिनल अकाउंट फर्स्ट। तो सर नॉमिनल अकाउंट किसका होता है? खर्चा या कमाई का होता है। यानी कह सकते हैं कि एक्सपेंस
नॉमिनल अकाउंट होता ही है एक्सपेंस या इनकम के लिए, राइट? अगर क्वेश्चन केवल रेंट अकाउंट पूछता तो हमारी कमाई थी, पर हमने उसे नॉमिनल तो और हम उसे नॉमिनल बोलते। पर सर यहाँ पे पैसा मिलना बाकी है। लेट्स टॉक अबाउट द रेंट रिसीवेबल। मान लीजिए आपकी ब्रांच ने थोड़ी-सी जगह एक थर्ड पार्टी एटीएम को रेंट पे दे दी है। मार्च का महीना खत्म हो गया है, लेकिन एटीएम वेंडर ने अभी तक 50,000 का रेंट नहीं दिया है, लेना बाकी है, इसलिए हमने रेंट रिसीवेबल अकाउंट बनाया। तो सर सवाल है कि ये इसको किसमें क्लासिफाई करें? नॉमिनल, रियल, नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नॉमिनल अकाउंट किसका होता है सर? स्टार्ट करते हैं, पहले नॉमिनल अकाउंट को डिस्कस करते हैं। आपको बताया था नॉमिनल एक्सपेंस एक होता है या इनकम अकाउंट होता है। तो अगर केवल आपसे रेंट अकाउंट पूछे, राइट? तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हमारी कमाई थी और हमने उसपे नॉमिनल बोलते हैं, पर यहाँ पे पैसा मिलना बाकी है। दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है उन चीज़ों का जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे कि आपका कैश है या आपका फर्नीचर है, राइट? या आपका बिल्डिंग है। कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग इसे हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं, राइट? तो उसके बाद आता है सर नेचुरल पर्सन अकाउंट, राइट? ऑप्शन सी क्या हो सकता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। राइट। तो ये उनके लिए होता है जो ज़िंदा इंसान है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, तीसरा लिखा है नेचुरल पर्सन अकाउंट जो ज़िंदा इंसान है, जैसे आप, मैं, राइट, राम, श्याम। तो वेंडर तो एक कंपनी है, ज़िंदा इंसान नहीं है, तो सी भी नहीं होगा। चलिए, और यहाँ पे वेंडर की बात हो रही है ना, तो वेंडर तो एक कंपनी है, ज़िंदा इंसान तो नहीं है, सी भी नहीं होगा। बी में क्या देखा था? रियल अकाउंट बताया जिसको हम लोग छू सकते हैं या देख सकते हैं, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये भी नहीं होगा। और सर यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट को हमने पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन केवल रेंट अकाउंट पूछता है तो हमारी कमाई थी और हम उसे नॉमिनल बोलते हैं, पर यहाँ पे पैसा मिलना बाकी है, राइट? पैसा मिलना बाकी है ना, केवल रेंट बोलता तो नॉमिनल होता। तो सर सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। ये अकाउंट उन लोगों या पार्टीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रतिनिधित्व करता है, जिनसे हमें पैसा लेना है या जिनको देना है। क्योंकि ये जो 50,000 रुपया है ना, ये हमें उस एटीएम वेंडर से लेने हैं, राइट? ये हमें उस एटीएम वेंडर से लेने हैं, यानी इसीलिए रेंट रिसीवेबल उस वेंडर को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है सर? ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब है। तो सर एग्ज़ामिनर चाहता है कि आपके दिमाग में सिर्फ रेंट वर्ड चमके और आप जल्दबाजी में नॉमिनल अकाउंट ऑप्शन ए टिक करके आगे बढ़ जाएँ। याद रखिएगा, केवल रेंट बोलें तो केवल रेंट नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन यदि रेंट रिसीवेबल बोलें तो रिप्रेजेंटेटिव रेंट रिसीवेबल पूरा कैरेक्टर ही चेंज कर देता है। क्लियर है सर? तो प्लीज़ इसका मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ कि ट्रेडिशनल अकाउंट किस टाइप के क्वेश्चन को बिना, राइट, कैसे बिना टाइम वेस्ट के कैसे याद रखें? ओपीआरपी रूल, इसको बोलते हैं ओपीआरपी रूल, राइट? ओपी से आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, पी से हो गया प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीवेबल और पेएबल, राइट? इसको बोलते हैं ओपीआरपी रूल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीवेबल और पेएबल। अगर इन 4 शब्दों में से कोई भी एक्सपेंस या इनकम के आगे या पीछे लग जाए, तो वो आँख बंद करके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। फिर से सुनिए सर, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीवेबल, पेएबल, ये 4 शब्द जो मैंने आपको बताए, राइट, में से कोई भी एक एक्सपेंस इनकम के आगे या पीछे लग जाए, तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे सर रेंट बोलते हैं, तो रेंट क्या है हमारा? नॉमिनल अकाउंट। लेकिन यदि हम इसमें रेंट रिसीवेबल जोड़ दें, राइट, रिसीवेबल जोड़ दें, तो वो हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसी तरह सर सैलरी बोल दें, सैलरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, राइट। लेकिन यदि हम आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल दें, आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ गया, तो क्या हो गया वो? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। तो सिर्फ खर्चे या कमाई है तो नॉमिनल की बारी, पर ओपीआरपी लगते ही बन जाए रिप्रेजेंटेटिव की ज़िम्मेदारी। फिर से सुनिए सर, खर्चे या कमाई है तो नॉमिनल की बारी, ओपीआरपी लगते ही बन जाए रिप्रेजेंटेटिव की ज़िम्मेदारी। और सर यदि याद हो गया हो तो प्लीज़ चैट बॉक्स में ओपीआरपी एक बार लिख दीजिए, आपको परमानेंटली दिमाग में फिक्स हो जाएगा। और सर यदि चीज़ें क्लियर हो गई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और भी क्वेश्चन्स हैं जिसको हम लोग अपने पेड वीडियो में कवर करेंगे, बाकी के क्वेश्चन को। तो आप भी यदि उसका एक्सेस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, या मुझे हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक अवेलेबल है, ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।